जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के लिए दो निगेटिव खबर हैं। साथ ही एक ऐसे शेयर के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे जो 240 रुपये से गिरकर 100 रुपये के आसपास पहुँच चुका है। काफ़ी मजबूत शेयर है, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा होने वाली है। देखिए, आईटी कंपनीज के अंदर लगातार आप गिरावट देख रहे हैं। आप विप्रो कंपनी के अंदर भी गिरावट, इन्फोसिस के अंदर भी, टीसीएस के अंदर गिरावट, इसके अलावा एससीएल टेक्नोलॉजी की अगर बात करते हैं, टेक महिंद्रा की बात करते हैं, जहां पर पिछले 20 दिन के अंदर 30 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक काफ़ी सारी कंपनियों के अंदर 20% से लेकर 30%, या फिर हम बोलें 15% से लेकर 30% के बीच में काफ़ी कंपनियों ने पैसा बनाकर दिया है। दोस्तों, लगातार गिरावट कोई गलत बात नहीं है, लेकिन गिरावट के पीछे कुछ कारण होने चाहिए। तो सॉलिड कारण ही है आईटी कंपनीज की। अगर गिरावट की बात करते हैं तो पहला कारण तो यही है कि एआई ने काफ़ी कंपनियों की अर्निंग पर असर डाला है। पहला कारण क्या हो गया? एआई की वजह से बहुत सारी कंपनियों के अंदर आप कह सकते हैं कि बड़ी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि इन कंपनियों का काम एआई ने बड़े ही और स्मार्टली शॉर्ट्स, काफ़ी लोगों का काम शॉर्ट में करना शुरू कर दिया। बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, तो धीरे धीरे जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि किसी चीज़ का पीक भी होता है, तो एआई ने जैसे यहाँ पर एंट्री मारी है, समझिए कि काफ़ी कंपनियों का काम यहाँ पर थोड़ा कम, यानी कि छीन लिया गया है, पूरा काम कम होता नजर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो हर किसी की एक इच्छा रहती है कि मैं अमेरिका के अंदर काम करूँगा, लेकिन अब बड़ी दिक्कत हो गई है। अगर ये नियम पारित हो जाता है संसद के अंदर, तो फिर छोड़ दीजिए आप अमेरिका में पहुँच पाएंगे। अमेरिका में पहुँचने का कारण यही है कि डॉलर की वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है, पैसा डॉलर में आता है। कुछ दिन काम किया और फिर इंडिया के अंदर आराम से मौज की। बहुत सारे लोग ऐसा काम करते हैं, लेकिन शायद अब वो ऐसा काम ना कर पाए। कुछ नियम इस तरीके के हैं। एक तो पहला नियम यही है कि देखिए, सबसे पहले देखिए कि कोई ऐसे ही पर्सन वहाँ पर नहीं जा पाएगा। वहाँ पर जाने के लिए H1B वीज़ा से अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, उसमें भी छटनी चलती है। ठीक है, और छटनी के तहत अगर ज़्यादा लोगों ने भरा है तो एग्ज़ाम तो सभी कर सकते हैं। वहाँ पर फिर क्या होगा, लॉटरी सिस्टम चलेगा वहाँ पर। लॉटरी सिस्टम के बाद जो भी लोग वहाँ पर सेलेक्ट होंगे उन्हीं को लिया जाएगा। इतना यहाँ पर क्लियर हो गया। अभी फ़िलहाल की अगर बात करते हैं तो अमेरिका ने या फिर डोनाल्ड ट्रंप ने पहली ही बात तो यहाँ पर ज़्यादातर ये बोल के रखा था कि ये जो H1B वीज़ा की फ़ीस होती थी उसको ज़्यादा बढ़ा दिया, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। और ये सारा भार किस पर डाल दिया? किस पर डाल दिया? ये डाल दिया मतलब कि वहाँ की सरकार पैसा लेगी। किन कंपनी से? अगर H1B वीज़ा के तहत आप लोगों को लेकर आते हैं तो हम पैसा लेंगे आपसे। तो ट्रंप को पैसा चाहिए कहीं ना कहीं से। तो ट्रंप ने यहाँ पर क्या कहा है कि H1B वीज़ा पर रोक लगाने का बिल, तो यहाँ पर दोनों तरीके से ट्रंप खुश करना चाह रहा है। एक तो अमेरिका, इंडिया को झटका, क्योंकि H1B वीज़ा के तहत देखें तो 71% लोग इंडिया से H1, ठीक है, टोटल जितने भी लोग जाते हैं उसमें 71% तो इंडिया के ही होते हैं। तो बड़ा झटका है। तभी तो आपने देखा होगा ट्रंप कुछ भी बोलता रहता है और इंडिया के लोग कमेंट्री करते हैं कि आप बोलते क्यों नहीं है। कारण यही है कि हमारे जो आईटी प्रोफेशनल हैं वहाँ से 71% वही लोग उसमें सेलेक्ट होते हैं, यानी कि बड़ा रेवेन्यू वहाँ से निकल कर आता है। तो क्या बोला जाए बताइए? अमेरिका से क्या बोला जाए, ईरान से क्या बोला जाए, इजराइल से क्या बोला जाए, रूस से क्या बोला जाए? इंडिया की मजबूरी है, किसी से कुछ बोल ही नहीं सकते। कैसे बोलेंगे बताइए? हर जगह तो पूरे अरब कंट्रीज़ के अंदर कितने लोग काम करते हैं। कहना बड़ा आसान है, लेकिन उस पर एनालिसिस करना बड़ा मुश्किल है। आपको लगता होगा ट्रंप ने ऐसा बोल दिया, अभी थोड़े दिन पहले इंडिया को नर्क बोल दिया था। ठीक है, तो जवाब से ही दिया जा सकता है। ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आप यही देखिए ना हमारी कितनी कमजोरी है। या तो फिर छोड़िए कि हमें ज़रूरत ही नहीं है जॉब की।
अब 71% लोग वहाँ पर जाएंगे, जितने अगर मान लीजिए कि 1 लाख लोग लिए गए हैं तो 71,000 लोग तो इंडिया के ही हैं। तो क्या बोल सकते हैं, हम कुछ बोल ही नहीं सकते। और अच्छा खासा रेवेन्यू हम कमाते हैं अमेरिका से, तो हम शांत ही रहना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे अमेरिका के अंदर अब जॉब मिलना बड़ा चांस कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे सांसदों ने संसद में H1B वीज़ा को रोकने के लिए बिल पास किया है। इसमें क्या बोला गया है देख लीजिए, पढ़ लीजिए सारी बातें, यहाँ पर मैं आपको वन बाय वन करके पढ़ने वाला हूँ। H1B वीज़ा के कार्यक्रम के तहत 3 साल के लिए स्थगित करने की बात चल रही है इसको, पहली बात तो। ठीक है, अमेरिका आईटी कंपनियों को बड़े पैमाने पर H1B वीज़ा कार्यक्रम का इस्तेमाल करती है। ठीक है, तो आप ये समझें कि ये जो बड़े बड़े प्रोफेशनल होते हैं, बड़े बड़े आईटी के दिग्गज होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आईआईटी वाले हैं या दूसरी बड़े इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए जो लोग रहते हैं, ठीक है, जो टॉप रहते हैं उनको क्रीम को कौन ले लेता है, अमेरिका ले लेता है। तो अमेरिका आज नंबर 1 पे क्यों, इसी कारण है। उन क्रीम को रोक कर अगर इंडिया के अंदर ही जॉब मिले, उतना पैसा दे नहीं पाएगी इंडियन गवर्नमेंट सरकार। ठीक है, उस हिसाब से कमाई होनी चाहिए फिर। तो यहाँ पर देखेंगे तो ओवरऑल मिला के 3 साल के लिए इसको स्थगित करने की बात चल रही है। ये रिपब्लिकन सांसदों का एक तर्क है कि इस कार्यक्रम का दुरुपयोग करके अमेरिका के अंदर जो लोग काम करने वाले हैं उनको सही तरीके से दाम नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, अब ये एक चीज़ और यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इस एक्ट के तहत ये बात कही जा रही है कि 65,000 लोगों को जो लिया जाता था वो अब 25,000 करने वाले हैं, ताकि वहाँ पर लोगों को लिया जा सके। तो कि 25,000 करेंगे, 25,000 में भी $2 लाख की बात यहाँ पर चल रही है, करोड़ों रुपए की अगर बात चल रही है। ठीक है ना, तो फिर क्या होगा, जो एक टॉप वाले लोग हैं वही लिए जाएंगे, वो भी 25,000। मतलब यहाँ पर जो सैलरी वाली बात रख दी ना, यहाँ पर हो सकता है कि फिर किसी बहुत ही कम 2-4 लोगों की ही इतनी सैलरी हो, और कुछ लोगों की हो भी सकती है, लेकिन इतने सारे लोग जो जाते थे वो हो सकता है कि कोई 30 लाख 40 लाख के पैकेज पे चला गया। अब इतना पैसा नहीं, अगर $2 लाख अगर नहीं किसी की सैलरी है तो वो कैसे जा पाएगा। तो इसका असर पड़ेगा आईटी कंपनीज पे। क्यों, क्योंकि आईटी कंपनीज को वहाँ के लोगों को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, इंडिया सस्ते दाम पर आ जाते थे। तो ट्रंप ने पूरा हिला कर रख दिया, तो यानी कि एक मजबूरी हो गई है यहाँ पर काम करने की। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट ही हैं जो आपके काम के हैं कि इतनी ज़्यादा सैलरी वाले लोग लीजिए और 25,000 लोग लीजिए। तो जो ज़्यादा सैलरी वाला जो बात आ रही है, $2 लाख तक जिनकी सैलरी है उन्हीं को लेना है, तो इसका मतलब तो किसी को लेना ही नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि कितनी दिक्कतें अब यहाँ पर जो अमेरिका से रेवेन्यू कमाने वाली कंपनियां हैं उन पर कितना, अमेरिका से रेवेन्यू कमाना एक अलग बात हो गई, अमेरिका के अंदर जाकर रेवेन्यू कमाना वहाँ पर वो एक अलग बात हो गई। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा असर है मार्केट पर, इस पर आपका विचार होना चाहिए। दोस्तों वैसे आप में से काफ़ी सारे लोगों ने बोला है कि इस तरीके की न्यूज़ हम पढ़ते रहते हैं, ये कवर ना की जाए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप में से अगर कुछ लोग चाहते हैं कि इस तरीके की न्यूज़ आपको मिले ताकि आप मार्केट को प्रेडिक्ट करने में आसानी समझें, तो ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं कवर किया जाए तो फिर स्टॉक्स के बारे में ही चर्चा की जाएगी, तो आप अपनी राय जरूर बताइएगा। तो ईरानी तेल पर देखिए यहाँ पर क्या है, चाइना यहाँ पर ईरान से तेल लेता है, कोई दूसरा कंट्रीज नहीं लेता है, क्योंकि अमेरिका ने बैन लगा के रखा है। अब यहाँ पे ईरानी तेल पर व्यापार पर अमेरिका का एक्शन हो गया है। चीन की रिफाइनरी जो तेल लेती थी वहाँ पर 40 शिपिंग कंपनियों पर लगा दिया है प्रतिबंध। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि चाइना से टक्कर, देखिए ईरान से एक दूसरे का सपोर्ट कोई ना कोई करता ही करता है। ठीक है, पूरा यूरोपियन कंट्री अमेरिका किसका सपोर्ट कर रहे थे, यूक्रेन का सपोर्ट कर रहे थे, ताकि रसिया को उड़ाया जा सके, ख़त्म किया जा सके, वीक किया जा सके। तो अमेरिका के जहाँ जहाँ पर दुश्मन होंगे वो उनको छोड़ना ही नहीं चाह रहा, या फिर जहाँ जहाँ पर तेल का खेल रहेगा। आप ये समझिए कि अमेरिका श्रीलंका को क्यों नहीं कुछ बोलता, पाकिस्तान को क्यों नहीं कुछ बोलता, क्योंकि वहाँ पर तेल नहीं है ना। जहाँ पर भी तेल होगा वहाँ पर अमेरिका पहुँच जाएगा। ध्यान से सुने, वेनेजुएला तेल है, ईरान तेल है, रसिया तेल है, समझे सारा खेल को। अब यहाँ पर इजराइल के पीछे पड़ा, उसको मालूम है कि ईरान खतरा है। अब ईरान का सपोर्ट कौन कर रहा है, इस समय कर रहा है चाइना।
तो इजराइल का दुश्मन कौन हो गया? अब चाइना भी हो गया। ये सीधा पक्का हो गया कि अमेरिका को ये पक्का पता चल गया है कि अगर ईरान को पैसा मिलता चला गया तो ये युद्ध और लंबा खींचेगा और आने वाले टाइम में भी हमारा दिक्कत परेशानी हो जाएगी। तो अब यहाँ पे ईरान पूरा यहाँ पर बैठा हुआ है कि हम जो भी यहाँ से कुछ सामान जाएगा होर्मुज के रास्ते से, वहाँ पर हम टैक्स लगाएंगे। वो अब मजबूर कर रहा है, पहले कुछ नहीं था, खामने के टाइम में ऐसा कुछ नहीं था, सब कुछ आ जा रहा था। ठीक है, तो अब देखेंगे कि इजराइल ने और अमेरिका ने अटैक करके ईरान पर, ये समझिए कि पूरी दुनिया को परेशान कर दिया है, क्योंकि उस पर अटैक कर दिया, उसकी सारी इकोनॉमी को ध्वस्त किया जा रहा है। इसका मतलब क्या? सीधा वो कहीं ना कहीं से तो पैसा निकालेगा। अब तेल पे भी ये सारी बातें चल रही हैं यहाँ पर। तो अगर आपको लगता है कि सब कुछ बिल्कुल ओके ओके है, कुछ बात नहीं, देखिए यहाँ पे ईरान को घेर कर जो बैठा हुआ है अमेरिका, वो क्यों बैठा हुआ है? ताकि उसके जहाज कोई जाए ना, कोई जहाज ईरान के अंदर आए ना। मार दो, मतलब उसको भूख से मार दो, तड़पा दो। समझ में बता रही है? तो यहाँ पर जिस तरीके से हमास का हाल किया है, उसी तरीके से ईरान के पीछे पड़ गए हैं। अभी रिजल्ट बुरा कुछ निकला नहीं है। यहाँ पर ईरान के सारे सोर्स इनकम के खत्म करना चाहते हैं। पहला तो तेल गैस, दूसरा वो हॉर्मोज का रास्ता। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं क्या चीज़ें देखने को यहाँ पर मिलती है। ईरान भी कम नहीं है, तो और मिला के चीन पर भी इस तरीके का जो आगे की तरफ युद्ध भड़क सकता है। चाइना तक, इंडिया तक, दूसरे कंट्रीज तक नहीं पहुँचना है। अगर पहुँचेंगे तो बड़ी दिक्कत होती हुई नजर आएगी। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड की अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले शेयर का नाम आपकी स्क्रीन पर, 103 रुपये का भाव देख लीजिए। अपने हाई से यहाँ पर गिरा हुआ है। कितना हाई था इस कंपनी का? देखिए 240 रुपये से गिरते गिरते यहाँ पर पहुँच चुका है। अभी थोड़ी सी तेज़ी बनी थी, तो तेज़ी भी आप देख सकते हैं कि पिछले एक महीने में कितनी तेज़ी इसके अंदर बनी है, ये भी आपको देखना जरूरी है। 88 रुपये तक पहुँच गया था। 88 रुपये से देख सकते हैं 23% के रिटर्न बना के दे दिए। तो ज़्यादातर कंपनी ने दिए हैं रिटर्न, ये पर्टिकुलर इस कंपनी ने दिए हैं, काफ़ी सारी कंपनी ने दिए हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये कंपनी चौथे नंबर की कंपनी है लार्जेस्ट, किसके अंदर? कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर्स का कंपनी काम करती है। 1980 से चल रही है। कंपनी ने ऑफर किया है डाइवर्सिफाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट। क्या क्या चीज़ें कंपनी बेचती है? एयर कंडीशनर, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल, स्मॉल अप्लाइंसेस, आईटी एंड अदर प्रोडक्ट। ठीक है, तो और मिला के देखें तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट, इसके अलावा काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं इस कंपनी के। ठीक है, बड़े पैमाने पे कंपनी काम करती है। ठीक है, तो आपके सामने है सारी चीज़ें रख दी हैं। अब यहाँ पर अगर इस कंपनी के फंडामेंटल अगर आप देखना चाहते हैं तो चलिए उसके बारे में भी बता देता हूँ। दोस्तों, कमाल की बात यह है कि 3,900 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं सेल्स। एक साल पहले 1,805 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1,664 करोड़, उसके बाद 1,700 करोड़, उसके बाद 1,500 करोड़, उसके बाद अभी देखेंगे 1,940 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कितना? 1,940 करोड़। इसी तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 102 करोड़, उसके बाद 107, 110, 82 करोड़, अभी देखेंगे 119 करोड़। कितना? 119 करोड़। चलिए यहाँ पर अगर देखेंगे तो ओवरऑल मिला के अगर देखने की कोशिश करते हैं तो नेट प्रॉफिट देख लीजिए 34 करोड़ का, उसके बाद 27, 22 करोड़, 16 करोड़ और अभी 30 करोड़। यानी कि पिछले क्वार्टर्स जो हैं उनके अकॉर्डिंग अगर देखें तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए थे। और आपको मालूम भी होना चाहिए कि सामान किस समय ज़्यादा बिकता है। ये एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन की बात करें तो हमेशा बिकते ही रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ देखिए कि ये सारी चीज़ें जो हैं, मोबाइल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक का सामान, आईटी प्रोडक्ट से लेकर, ये हमेशा बिकता ही रहेगा। बस आपको गिरावटें ध्यान में लगानी है कि गिरावटें कम मिले। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि ऊपर से गिरा हुआ खरीदना है कि नहीं खरीदना है। आपके सामने शेयर है, आप इसके बारे में पढ़िए, रिसर्च कीजिए, आपको अच्छा लगे तो आगे बढ़िए, नहीं तो अवॉइड कर दीजिएगा। धन्यवाद।